आप जिंदा है अभी? अरे सब के सब वही है हैं? अच्छा, आपको अग्रवाल भवन के बाद यहाँ यहाँ आए तो आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा? ये तो ज्यादा अच्छी जगह है ना? ऐसी वैसी भी चलती है यहाँ। अच्छा, बाकी तो मुझे लगता है आपने सबको निपटा दिया है ना? अब केवल एक मैं ही बचा हूं। हैं? राजवीर सर? अच्छा, राजवीर सर क्या है कि अभी पशु परिचर का एग्जाम देने गए हैं, झालावाड़ आया था उनका एग्जाम, तो अब उनको आने में टाइम लग जाएगा। तो वो 6:30 से लेते हैं क्या अभी? कितनी कितनी क्लासें बाकी है उनकी? पूरा ही? कोई नहीं, अपना तो पूरा ही सब्जेक्ट पढ़ा है ना? स्कूल मैनेजमेंट पढ़ लिया? अच्छा, ये इधर से संख्या बढ़ गई कि इधर से कम हो गई? कम हुई है ना? अच्छा, सब ऑनलाइन वालों को भी नमस्कार। अच्छा, हमने एक सब्जेक्ट तो पढ़ा था ना, आपको पता है ना, हमने 50 घंटे तो माथापड़ी कर रखी है, तो मुझे दोबारा से आपको नियम समझाने की, सिद्धांत समझाने की जरूरत ही नहीं है ना, परिचय परिचय देने की। क्या थोड़ा सा परिचय दूं? मेरा नाम बा है ठीक है, बस बस बस, हो गया परिचय। क्या हो गया, जब लड़कियों में बैठना है, क्या पसंद करना है? बैठ बैठ जाओ ना। हाँ तो देखो, हम शुरू करें फिर विधिवत रूप से। अच्छा, सब पशु परिचर के एग्जाम देके तो फ्री हैं आप? और अब आप केवल और केवल 1-2 सब्जेक्ट के लिए हैं ना? अब अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू चलेगा, और क्लासों की तो आपको पता है आदत है ही वो अपनी, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही। तो अच्छा, ये अपना सब्जेक्ट थोड़ा सा दूसरा है। वो सब्जेक्ट कैसा था? स्कूल मैनेजमेंट। उस सब्जेक्ट में केवल फैक्चुअल बातें थी। फैक्चुअल समझते हो? आपको तो लगा होगा बहुत समझ लिया हमने, उसमें समझने वाली कोई बातें नहीं थी। उसमें केवल और केवल फैक्ट वाली बातें थी जो आपको रटनी थी। वो मैंने लिखवा दी, आपने लिख ली, और आपने उसको रट भी लिया होगा, तैयार भी किया होगा। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी में लिखने से, रटने से कोई महत्व नहीं है। आप लिख के जाओ कि नहीं ले जाओ वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि चीजें समझनी। जो भी शब्द इस बोर्ड पर लिखा जाएगा उसका अर्थ आपको आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा उद्दीपक, मैंने लिखा पुनर्बलन, मैंने एक शब्द लिखा प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। यदि कोई भी एक शब्द लिखा है ना, उस शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं है साइकोलॉजी पढ़ने का। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपना एक पेपर में एक भी सवाल इस प्रकार का नहीं मिल रहा है जो फैक्चुअल हो, सारे कॉन्सेप्ट पर बेस है। जैसे अभी ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम हुए संस्कृत शिक्षा विभाग में, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ 30-30 सवाल साइकोलॉजी के आए। एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत कब दिया, ये क्या होता है, सन से संबंधित या फैक्ट से संबंधित कोई सवाल नहीं है। केवल और केवल सवाल किससे संबंधित है? कॉन्सेप्ट बेस पर। ठीक है? अब ये ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजी आप ही करवाओगे, तो मैं क्यों आया हूं फिर यहां? है स्कूल मैनेजमेंट तो पहले हो गया था, तो अब बचा क्या है अपना? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अपना ज्यादा लंबा चौड़ा सेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 70-75 घंटे के आसपास, 70 मान लो, 70, बस इतने 70-75 घंटे झेल लोगे, बहुत है साइकोलॉजी को। 50 घंटे स्कूल मैनेजमेंट में तो लास्ट में आपने कहा बस अब नहीं होगा, बहुत हो गए हैं क्लासें। तो आपको क्या लगा अब एक एक थोड़ी लेऊंगा? नहीं, क्लासेस, क्योंकि अब जब सब्जेक्ट ही एक ही बचा था, अब आपको 1 घंटे के लिए बुलाएंगे यहाँ, ठीक थोड़ी लगेगा? हैं? और बाकी बचे हैं क्या? इसका मतलब मेरे साथ भी चीटिंग हो रही है। ऐसा कौन सा बैच है जिसके केवल साइकोलॉजी साइकोलॉजी शेष रहा है? हाथ खड़े करो, देखे ऐसे कौन से हैं जिनके केवल साइकोलॉजी बाकी रहा है?
नहीं, उसमें लेवल 1 भी तो है, एसएसटी भी तो है, और उसमें साइंस भी तो है। हैं? बस तो फिर मुझे चिंता नहीं, फिर हम धीरे धीरे पढ़ा लेंगे। मैं तो फालतू में उधर से परेशान हो रहा था, उधर से पहले से 4 बैच चल रहे हैं, आपका बैच 5वां है रोजाना चलने वाले, तो फिर मैंने सोचा कि अब उनमें क्लास ड्रॉप करके इधर एक साथ पढ़ानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ना। तो अपने 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक चलते रहेंगे, 2-2 घंटे की 2 क्लास होती रहेगी और आराम आराम से पढ़ते। अच्छा वो आप छोड़ दीजिएगा कि आपको कोई नींद आने लग जाएगी, बोर होने लग जाएंगे, आप जबरदस्ती सोच के बैठे हैं कि नहीं मुझे नींद लेनी है, तो एक अलग बात है। बाकी साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको समझना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है ना। नींद नहीं लेनी है, शुरू से पढ़ना है, बीच में क्लासें ड्रॉप नहीं करनी है। यदि किसी वजह से क्लास ड्रॉप हो रही है तो पहले पुरानी वाली क्लास को ऑनलाइन देख के आओगे, तभी ही क्लास आगे की समझ में आएगी, क्योंकि इसमें एक चीज पढ़ा दी जाएगी। जैसे आज मैं 2 घंटे में पढ़ाऊंगा ना, वो सारी चीजें आपके पूरे मनोविज्ञान में काम आएगी जब तक हम 70 घंटे पढ़ेंगे, तो वो चीजें हर बार दोबारा नहीं समझी जाएगी। समझ रहे हैं? शुरू करें हम? किसको शुरू करें? साइकोलॉजी को, है ना। हेडिंग तो आपने रजिस्टर तो लगा ही रखा होगा, और रजिस्टर में हेडिंग लगा रखा होगा शिक्षा मनोविज्ञान, रजिस्टर का नाम शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, इस एजुकेशन साइकोलॉजी के हल्के से मैं सिलेबस की चर्चा करता हूं कि भाई अपना सिलेबस क्या है। देखो आपके अनुसार क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, सिलेबस के अनुसार, है ना। मैं अपने जिस हिसाब से हम पढ़ेंगे उस हिसाब से मैं बता देता हूं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, एक टॉपिक होगा अपना अधिगम, एक अपना बिंदु होगा अभिप्रेरणा। लिखना नहीं है, देख लेना है, केवल समझ लेना है ना। एक बिंदु होगा अपना व्यक्तित्व, एक होगा अपना बुद्धि, इस बुद्धि के साथ ही संवेगात्मक बुद्धि जुड़ जाएगी। एक अपना बिंदु हो जाएगा विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक। एक अपना बिंदु हो जाएगा समायोजन। और कुछ याद आ रहा है क्या आपको? एक अपना महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा बाल विकास। बस ये आपके 8 टॉपिक है, ठीक है। इन 8 टॉपिक में पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। आपके मेंस में केवल और केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 8 टॉपिक्स में से। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक टॉपिक में से एक एक पूछ लिया, एक सवाल इसमें एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, एक सवाल इसमें एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। तो ये 2 टॉपिक में ज्यादा पूछे जाएंगे। बहुत आसान है, थोड़ा समय लगेगा। आप उसमें मैं ये नहीं कर सकता हूं कि भाई इसमें एक सवाल ही आएगा तो मैं थोड़ा सा इसको कम करके इन आपको लिखवा दूं, क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन का पता नहीं है कौन सा आएगा। तो निश्चित सी बात है कि हमें चीजें तो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी जो है वो, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा शॉर्ट में करवा दिया गया। तो अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र से हम लोग शुरू करेंगे, फिर अपनी मर्जी से इसको पढ़ते जाएंगे। देखो आपके सिलेबस में तो बाल विकास को सबसे पहले दिया होगा, 2 नंबर बिंदु बाल विकास ही दिया होगा, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से पढ़ाता हूं, अपने तरीके से। जैसे हमने स्कूल मैनेजमेंट में पढ़ा ना, तरीके का मतलब होता है, ये होता है कि बाल विकास का मतलब ये होता है कि बालक का विकास कैसे कैसे होता है। तो बालक का विकास में उसका व्यक्तित्व भी आता है, उसकी बुद्धि भी आता है, उसका मोटिवेशन भी आता है, उसकी रुचि भी आती है, सारी चीजें उसमें सम्मिलित होती है। तो जब यदि मैं सबसे पहले बाल विकास पढ़ाना शुरू करूं, यदि सिलेबस के अनुसार चले, तो फिर मुझे आपको हर बार ये समझाना होगा बुद्धि क्या होती है, सीखना क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है। इससे अच्छा है कि हम लोग पहले सारे बिंदुओं पर क्लियर कर लें, बालक की एक एक बिंदु को, एक एक चीज को अलग अलग खोल खोल कर देख लें। फिर हम लोग जब बालक का विकास करेंगे संयुक्त रूप से, तो हमारी ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं जिस हिसाब से चलूंगा उस हिसाब से आप मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि नहीं सर पहले ये पढ़ाओ, पहले वो पढ़ाओ। और वैसे ऑब्जेक्शन करोगे तो भी आपको बताया ना, मैं कैसे न कैसे करके उसी तरह से सेट कर लूंगा आपको, जिस तरीके से मुझे पढ़ाना होगा। ठीक है ना। नींद लेनी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती आए तो उठ के अपने हाथ मुंह धो के आ जाना है, और कोशिश करनी है कि हम लोग जागते रहें। ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए भी सारे यही निर्देश है। कुछ बोल रहे हैं कि सर हमारी इच्छा थी कि आपसे ही पढ़ूं और आप आ गए, दिल खुश हो गया। कुछ बोल रहे हैं कि सर तुम दोबारा आ गए। अभी तो देखो आपके सब्जेक्ट और बचे हुए हैं, कोई भरोसा नहीं है, पहले इसको तो हो जाने दो। हाँ हैं,
स्टार्ट हो चुके हैं क्या? कोई नहीं। अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, यहां से चलेंगे हम लोग तो शुरू से चल के लास्ट तक हम लोग बाल विकास तक पहुंच जाएंगे। 70 घंटे आराम से, नो टेंशन होके और पढ़ना है। समझ में नहीं आए तो 4 बार पूछ लेना है, क्योंकि ये मामला कॉन्सेप्ट का है, फैक्ट का नहीं है, रट नहीं सकते हैं इसको ना। चलो शुरू करूं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। किसका परिचय है? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय लिख लिया? अच्छा, आपने सुना है क्या मनोविज्ञान कभी आत्मा का विज्ञान हुआ करता था? पहले तो एक बात का जवाब तो दे दो, कितने लोग ऐसे हैं जो मनोविज्ञान पहली बार ही पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ा? ईमानदारी से, बेईमानी नहीं, कभी नहीं। वेरी गुड। मतलब आधे लोग ऐसे हैं जिनको तो मनोविज्ञान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, यही मान के चलूं। और आधे लोग ऐसे हैं जो मेरा पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि उनके मनोविज्ञान उन्होंने पहले पढ़ रखा है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से ही मनोविज्ञान पढ़ रखा है? कोई नहीं है। अरे यार, किसने कहा? मनोविज्ञान 2012 से पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैनेजमेंट शुरू किया था। हाँ, वो यहां नहीं पढ़ाई थी। वॉल्यूम अब बताओ, ठीक है? यही मनोविज्ञान है। यही तो मनोविज्ञान है ना, इसे ही मनोविज्ञान बोलते हैं। मतलब आदमी का माइंड सेट ही मनोविज्ञान है, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, इससे पहले कहां पढ़ाई? इससे पहले देखो, मैंने प्रयागराज के अपने जितने भी मास्टर के बैच चलते हैं ना, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, उनमें साइकोलॉजी पढ़ाने का मैं ही काम करता हूँ। यहाँ से इलाहाबाद वाले छोरे आराम आराम से पढ़ते हैं, मस्ती से। दूसरी बात, मैंने जयपुर में जो ग्रेड फर्स्ट वाले बैच चलते हैं ना, जिनको फिर साल लास्ट में आपकी तरह एक जगह मिला के उनको पढ़ाना पड़ता है, तो वो बैच पढ़ाने के मैंने काम किए हैं। इसके अलावा जोधपुर में भी जो भूले बिसरे बैच होते हैं ना, वो बैच, उनको बैच अब तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तो काफ़ी बैच पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले एक, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था स्कूल मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल से, तो उधर से बाहर निकल ही नहीं पाता था। अब मुझे थोड़ा सा मेरे सब्जेक्ट में आने का अवसर मिला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं मनोविज्ञान थोड़ा थोड़ा समझाऊँ। चलो शुरू करते हैं। जो जिन्होंने पहले सुना होगा कि आत्मा है, मन है, चेतन है, अलग अलग सुना है, उनके लिए बताता हूँ। पहली बात तो ये बताओ कि ये क्या शब्द है? क्या है? गलत है? मैं गलत सही नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं कि इसको पढ़ो देके ये क्या है? हैं? पढ़ो, इसको पढ़ो। साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी, ये क्या है? ये क्या है? क्या फर्क है दोनों में? अरे बोलने में कोई फर्क आया क्या? पी क्या है? तो फिर दिया क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने शुरू से लेकर अंत तक केवल पागल बनाएगा। मतलब इसमें आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं मुझे कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं। ये पागलों का विषय है। किसका विषय? इसे पढ़ने वाले तो पागल होते ही होते हैं, पढ़ाने वाला भी पागल होता है। शुरू से लेकर लास्ट तक केवल और केवल आपको पागल बनाया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई आपके पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि चैलेंज नहीं है इसका।
साइकोलॉजी का मतलब होता है खुद के स्वयं का दृष्टिकोण। अब मेरा क्या दृष्टिकोण है, मैं कहूंगा मैं तो इस हिसाब से मानता हूं, आपसे अपने हिसाब से मान लीजिए। बोले साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, ये साइकोलॉजी शब्द है, ये शब्द कौन सी भाषा से आया? पहली बात तो ये है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर। कितने शब्दों से आया है? दो शब्दों से। दो कौन से शब्द? अच्छा, साइकी और साथ में कौन है? लोगस। साइकी और लोगस। साइकी का मतलब क्या होता है? कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। कौन सी का है? ग्रीक का है एक, लैटिन का है एक, यूनानी का है। अच्छा, एक भाषा है ग्रीक, एक भाषा है यूनानी, एक भाषा है लैटिन। कौन सी भाषा का है? तीनों एक ही है? तीनों एक ही भाषा है? देखो मैं हल्का सा मैं समझाऊं आपको, मैं कई बार समझाता हूं इन चीजों को। दुनिया में प्राचीन काल में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। सुना नाम कभी? रोमन साम्राज्य, जिनका मुख्यालय रोम में हुआ करता था, इटली में। और आज वहां पर आपको बताओ तो पोप का निवास बना हुआ है। क्रिश्चियन जो धर्म था, जिन राजाओं ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था, तो वो जो रोम साम्राज्य था, वो साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कितने महाद्वीप? साम्राज्य का मतलब है एक राजा है, उसका अधिकार कितने महाद्वीपों में है? 3। हमने पूरे भारत पर अधिकार नहीं हुआ, उससे पहले हमने कहने लगे चंद्रगुप्त महान था, ये महान था, अशोक महान था। पूरे भारत पर कब्जा नहीं हो पाया था। अब आप सोच के देखिए, जिस राजा का कब्जा पूरे 3 महाद्वीपों पर हो, एक देश नहीं, एक महाद्वीप नहीं, 3 महाद्वीप, उस रोमन साम्राज्य का नाम था, उस रोमन साम्राज्य का पूरा 3 महाद्वीपों पर कब्जा था। उस रोमन साम्राज्य में जो भाषा बोली जाती थी उसको बोलते थे यूनानी भाषा, और इस यूनानी को ही बोलते हैं ग्रीक। एक ही बात है, यूनानी, हम लोग उसको यूनानी कहने लगे, इस भाषा को वास्तव में क्या नाम है? ग्रीक नाम है। क्या नाम है? ग्रीक भाषा है। कालांतर में इस रोमन साम्राज्य के 2 टुकड़े हुए, और टुकड़े होने ही है क्योंकि एक राजा तब तक ठीक था, 2 औलाद हो गई तो दोनों आपस में लड़ेगी राजा बनने के लिए, तो टुकड़े कितने हो गए? 2। एक पूर्वी रोमन बना और एक पश्चिमी रोमन बना। दोनों ने अपना अपना साम्राज्य बांट लिया, एक पूर्वी रोमन में चला गया, एक पश्चिमी रोमन में चला गया। अच्छा, पश्चिमी रोमन में जो राजा था ना, उससे ज्यादा कहीं चलती थी वहां की रानी की, और उस रानी का नाम था लातीनिया। क्या नाम था? लातीनिया। रानी का नाम, जैसे अपने नूरजहां की चला करती थी शासन में, वैसे लातीनिया इनका नाम हुआ करता था रानी का। तो इसने कहा कि देखो मैं ना अपनी भाषाएं, अपनी परंपरा, अपने त्योहार जेठ जी की तरह नहीं रखूंगी। समझे? ये जब पश्चिमी रोमन में है तो पूर्वी रोमन में शायद इसके जेठ जी तो राज कर रहे होंगे ना, है कि नहीं है? तो इन्होंने अपनी भाषा को चेंज किया और इन्होंने अपने नाम से, वो जो ग्रीक की डिक्शनरी थी ना, यूनानी की डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी में कुछ तोड़ मरोड़ करके एक नई डिक्शनरी बनाई और अपने नाम से एक नई भाषा उद्भव कर दी, जिसका नाम क्या हो गया? लैटिन नाम हो गया। मैं ये कहूंगा कि ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा ने ही किसको जन्म दिया है? लैटिन भाषा को जन्म दिया। लेकिन ग्रीक या यूनानी से कहीं ज्यादा परिष्कृत, मॉडर्न और आधुनिक भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा है। जो गलतियां उस भाषा में रही होगी, उस भाषा को इसने सुधार दिया होगा। अब आपको यदि जब कभी भी दुनिया में पूछे ना कि कौन सी भाषा से बना है, तो जाहिर सी बात है पहले मम्मी का ही नाम आएगा। तो कौन सी भाषा हो जाएगी? ग्रीक भाषा। कौन सी हो जाएगी? ग्रीक। और उसके बाद नंबर 2 पे क्या होगा? लैटिन। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। यदि आपको पूछे कि कौन सी भाषा से आई है, तो नंबर 1 पे तो आप क्या नाम देंगे? ग्रीक। और नंबर 2 पे आप क्या रखेंगे? लैटिन भाषा रखेंगे। ध्यान रह जाएगा, ग्रीक को ही हमने नाम क्या दे दिया है? यूनानी। अब आपको पूछे कि ये साइकोलॉजी जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस, कौन सी भाषा के शब्द है? तो ऑप्शन ए ग्रीक। और ऑप्शन ग्रीक में नहीं मिले अपने को ऑप्शन में, तो फिर क्या कर देना है? लैटिन कर देना है। बात क्लियर? अब आता हूं मैं साइकी पर कि साइकी का अर्थ क्या है। क्या होता है साइकी का अर्थ? बताओ। देखिए, साइकी का अर्थ आत्मा।
अच्छा, साइकी मूल रूप से लेटिन भाषा की इस डिक्शनरी से उठाया गया है। इस लेटिन भाषा की डिक्शनरी खोलते हैं तो इस साइकी का अर्थ होता है मन ओब्लिक मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा। क्या होता है? मन या मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा। कहाँ कहाँ ऊर्जा पाई जा रही है? मन या मस्तिष्क में, माइंड में। व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में एक ऊर्जा पाई जाती है, उसको बोलते हैं साइकी। क्या बोलते हैं? ये इसका मूल अर्थ है। अच्छा, ऊर्जा के बारे में आपने सुना होगा कि ऊर्जा न तो उत्पादित की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये ऊर्जा का नियम है। साइंस वाले तो जानते हैं, आर्ट्स वालों के लिए मैं बता दूं, ऊर्जा कभी भी उत्पादित नहीं हो सकती है, नष्ट नहीं हो सकती है। केवल एक रूप से उसको दूसरे रूप में ले जाया जा सकता है। जैसे रोटी होती है, उसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, वो अपने शरीर में आएगी तो ऊर्जा कहाँ जाएगी? अपने शरीर में। शरीर को एनर्जी मिल जाएगी। अब हम काम करेंगे तो एनर्जी वापस निकल जाएगी, लेकिन जब वापस रोटी खाएंगे तो एनर्जी अपने को फिर मिल जाएगी। तो ऊर्जा जब तक शरीर में रहेगी तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। तो एनर्जी हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में आती है। तब लोगों ने ये कहा कि यार, जब आदमी मरता है तो उसका क्या कारण है? तो कहा उसका कारण ये है कि जो मन और मस्तिष्क में एनर्जी पाई जाती है ना, वो एनर्जी निकल जाती है। जब वो एनर्जी निकल जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। भाई, एनर्जी तो है ना जो व्यक्ति को काम कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, वो ऊर्जा ही तो है, उसकी वजह से ही तो वो जिंदा है। जब कहा कि ऊर्जा जब निकल के जाती है ना, तब आदमी मर जाता है। यूनानी दार्शनिकों ने, ये जो यूनान था ना, इन यूनानी दार्शनिकों ने, ये दुनिया में सबसे पहले दार्शनिक यूनान में पैदा हुए, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, तो वहां पर दर्शन को, साहित्य को, विचारकों को, कवियों को, लेखकों को बहुत अच्छा स्पेस मिला काम करने का। तो यहाँ के साहित्यकार जो थे ना, दो जो यहाँ के दार्शनिक जो हुए थे, बड़े बड़े चिंतक हुए थे, नाम सुना ना आपने? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन लोगों का नाम सुना होगा। बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, दुनिया के बहुत महान दार्शनिक हुए थे। इन लोगों ने ये कह दिया कि यार, ये जो मन या मस्तिष्क में से ऊर्जा निकल के जाती है ना, उसके बाद आदमी मर जाता है। इस ऊर्जा को हम एक ही शब्द से बोलेंगे आज के बाद, और वो क्या होगी? आत्मा। मुझे बताओ, इसमें ऊर्जा में और इस आत्मा में कोई अंतर है क्या? भाई वही तो है ना। कि अब हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि व्यक्ति क्यों मरता है? क्योंकि उसकी आत्मा निकल के दूसरे में चली जाती है, या उसकी आत्मा निकल जाती है। अब जब आत्मा निकल गई है, इसका मतलब शरीर क्या हो गया है? नष्ट हो गया। यही तो बात है। इसलिए हम लोग साइकी का अर्थ किससे लगाते हैं? आत्मा से। साइकी का मूल अर्थ क्या होता है? मन या मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा। लेकिन यूनानी दार्शनिकों ने कहा कि उस ऊर्जा का नाम है सोल। एक नाम निकाल दिया उसका कि वो ऊर्जा है आत्मा। ठीक है। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। लोगस का मतलब है अध्ययन करना। इसका मतलब हम साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जब भी हमें पूछा जाता है कि साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो एक लाइन तो ये लिखो, मनोविज्ञान का सामान्य परिचय हेडिंग लगाइए ना, सीधा सीधा ऐसे उतार लो, साइकोलॉजी, और दो शब्द लिख लेना, साइकी और लोगस। लिख लिया?
चलिए अब सुनिए, मेरी एक कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी सुनाऊं आपको? शौक तो है ही आपको कहानी सुनने का। कहानी सुनाता हूं, लेकिन उस कहानी की एक शर्त होगी। अब तक मैंने सुनाई गई कहानियां वापस नहीं पूछी है, और ये कहानी मैं आपसे वापस पूछूंगा, ठीक है? पहले एक परिभाषा लिखो, पहले एक परिभाषा लिखो। हाँ, कहानी के लिए वो फीडबैक वो बना रहे हैं, बैकग्राउंड, है ना? ये लिख लिया ना इतना। और आप लोग एक व्यक्ति की परिभाषा लिखोगे, एविंग हास की, एविंग हास की, एविंग हास। एविंग हास की परिभाषा में लिखो, मनोविज्ञान का अतीत मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। हम इस बात को सिद्ध करने वाले हैं। ये अतीत बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है, इस बात को सिद्ध करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, सुनिएगा। 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं था। एक विषय हुआ करता जिसका नाम था दर्शन शास्त्र। उस दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हुआ करती थी। एक शाखा थी उनमें से मनोदर्शन या मानसिक दर्शन। उस मानसिक दर्शन या मनोदर्शन में वर्तमान के मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को पढ़ा जाता था। 1590 यानी 16वीं सदी में रुडोल्फ गोइकल, जो यूनान के निवासी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, साइकोलॉजी। और उस पुस्तक में सबसे पहले एक विषय का नाम लिया जिसका नाम था साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। सब्जेक्ट बनने के बाद पहली इसके सामने समस्या रही कि ये किसका अध्ययन करेगा। इसलिए अरस्तु, प्लेटो से लेकर डेकार्टे तक के विद्वान थे, जो विचारक थे, उनके विचारों के आधार पर इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय मान लिया गया। 17वीं सदी में यह मन का अध्ययन बना, जिसके मुख्य समर्थक थे पोम्पोनोजी, टॉमस रीड, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा, लिबनिज। 17वीं सदी में ये जब मन का विज्ञान बना तो मन का विश्लेषण होने लगा, मन का चिंतन होने लगा, मन का अध्ययन होने लगा। तो ये माना गया कि मन की 3 अवस्थाएं होती है, एक चेतन, एक अचेतन और एक अर्धचेतन। चेतन मन मात्र 10% होता है, अचेतन 90% होता है, और अर्धचेतन इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। 18वीं सदी में ये मन का विज्ञान ही बना रहा, लेकिन 19वीं सदी में इसको चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने वाले थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स हल्ली, वोइब्स, टिचनर आदि मनोवैज्ञानिक। 1890 में इसकी चेतना के विज्ञान के रूप में भी आलोचना शुरू हो गई थी, और आलोचना करने वाला एक सिंगम था जिसका नाम था सिगमंड फ्राइड, जो ऑस्ट्रिया वियना का रहने वाला था। उसने कहा कि मनोविज्ञान छोटे बच्चों, पागल व्यक्तियों और जानवरों के चेतन का अध्ययन नहीं कर सकता है। और दूसरा कहा, चेतन मन तो मात्र 1/10 होता है। 1905 तक ये अपना कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया। 1905 में एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम मैकडूगल। उन्होंने बैक टू बैक 2 किताबें लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन 2 किताबों में उन्होंने ये बताया कि मनोविज्ञान शायद व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। लेकिन 1913 में वाटसन ने यह निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 1913 उनका मतलब है 20वीं सदी, और 20वीं सदी से लेकर आज 21वीं सदी तक मनोविज्ञान को हम व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आगे जैसे ये परिवर्तित होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। सुनाओ, कहानी थी ये, हैं? कौन सुनाएगा वापस? आप कहते हैं ना कहानी सुनाई हुई बहुत जल्दी याद रहती है।
उधर क्या है, सुनाएंगे क्या? बहुत बढ़िया है। पूरी कहानी पूरी नहीं सुनाई थी, अब तो दे रही है ना। अरे तुम क्यों हंसते हो यार? महेंद्र आवाज जानी चाहिए पीछे तक, थोड़ी बेस बढ़ा दे क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बढ़ा दे तो थोड़ी। हाँ। देख ये योगेश की क्या समस्या है, मिस्टेक आ रही है, इसको संभाल। हाँ नहीं समझ में आई ना आपको, याद भी नहीं रही ना? चलो मैं इस कहानी को विस्तार रूप से बताता हूं आपको ना। ये कहानी तब तक सिद्ध कर देगी कि वास्तव में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो है ना वो, इसका अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इस परिभाषा को सिद्ध करेंगे हम लोग। मनोविज्ञान का अतीत और इतिहास में क्या अंतर है? दोनों ही बीता हुआ ख्याल होता है, लेकिन अतीत जो होता है ना उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। और इतिहास जो होता है ना, इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है, साइंटिफिक विषय है, जिसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है। अतीत में हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि वहां यहाँ इस धरातल पर कौन रहा था, कौन साम्राज्य था, किसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, किसका राजनीतिक इतिहास कैसा था, लेकिन इतिहास में हम लोग बता सकते हैं। इतिहास हम कभी ये थोड़ी कहते हैं कि मानव का इतिहास लिखते हैं हम मानव का इतिहास तब से लिखना शुरू किया जब से मानव की सभ्यताएं बसी और हमें पता लग गया है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, लेकिन भारत का अतीत 56 लाख वर्ष पहले शुरू हो जाता है कि नहीं ये अंतर? इतिहास का मतलब जिसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, और अतीत का मतलब जिसके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो हमने मनोविज्ञान का मनोविज्ञान के रूप में अध्ययन करना जो शुरू किया ना साइंटिफिक तरीके से, वो 16वीं सदी से किया है, लेकिन अतीत इसका लंबा है। अतीत इसका है, अच्छा सुनिए, मैं कह रहा था कि 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं था। कौन सी सदी से पहले? सदी का मतलब तो समझते हैं ना, क्या होता है? 1 से लेकर 99 तक कौन सी सदी होती है? पहली। ध्यान से देख लीजिएगा ना। 100 से लेकर 199 तक कौन सी होती है? दूसरी। और 200 से लेकर 299 तक तीसरी। अब आप कहोगे समझ में आ गया, आगे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बताओ 1500 से लेकर 1599 तक कौन सा है? 16वीं सदी है कि नहीं है? अच्छा 2000 से लेकर 2099 तक कौन सी सदी है? ठीक है, अब तो समझ गए ना मेरी बात को। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था इस दुनिया में। इस दुनिया में मनोविज्ञान था ही नहीं। 16वीं सदी से पहले तो केवल एक सब्जेक्ट आया था जिसका नाम था दर्शन शास्त्र। क्या नाम था? दर्शन शास्त्र। अच्छा, इस दर्शन शास्त्र की भी बहुत सारी शाखाएं हुआ करती थी। दर्शन शास्त्र की भी बहुत सारी ब्रांचेज हुआ करती थी। एक ब्रांच का नाम था मानसिक दर्शन। क्या नाम है? मानसिक दर्शन। इसका ही दूसरा नाम है मनोदर्शन। क्या नाम है? मनोदर्शन। आज हम लोग जिस मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, वो सिद्धांतों को, मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को मनोविज्ञान के रूप में नहीं पढ़ते थे, मानसिक दर्शन और मनोदर्शन के रूप में पढ़ते थे। दर्शन शास्त्र कब आया? दर्शन शास्त्र एक विषय के रूप में तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में बहुत बाद में प्रचलित हुआ होगा, लेकिन दर्शन शास्त्र का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की विचारधारा दर्शन कहलाती है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक संप्रदाय की विचारधारा क्या कहलाती है? दर्शन। दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी की जो पूरी विचारधारा है उसको हम लोग महात्मा गांधी का दर्शन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे नेहरू जी की विचारधारा है उसको हम लोग एक नेहरू का दर्शन बोलते हैं। जैसे मोदी जी की विचारधारा है उसको हम लोग मोदी का दर्शन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है जिस टाइम प्राचीन काल में आपको बताओ तो अपने बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए थे। सुकरात, बहुत ज्यादा किताबें लिखी थी ना उन्होंने। अरस्तु, प्लेटो, इन लोगों ने जो अपनी किताबें लिखी थी और अपनी जो विचारधारा दुनिया को दी थी, उस विचारधारा को हम लोग बोलने लगे दर्शन। कि सुकरात का दर्शन है, अरस्तु का दर्शन है, प्लेटो का दर्शन है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या सुकरात, अरस्तु और प्लेटो से ये मनोविज्ञान चलता आ रहा है, लेकिन इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था।
इसका नाम क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन चलता उस समय से आ रहा है। आप इतना बता सकते हैं कि आज से कितने साल पहले अरस्तु, सुकरात और प्लेटो इस धरती पर थे? आज से कितने साल पहले, मैं ये पूछ रहा हूं, लगभग मुझे साल बताओ कि इतने साल पहले। कितने साल पहले? 2 से 2,500 साल पहले बता रहे हैं अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। सही है क्या? नहीं, आपका सही नहीं है। बताओ, तुम बताओ लड़कियों। हाँ, देखो तुक्के लगाने में कुछ नहीं जाएगा। 400, 500 साल, आज से 400-500 साल पहले अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे हुए थे, सुकरात हुए थे। अपने इधर में से 2500 हैं, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले। हाँ। अब सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूं। इस दुनिया में, मैंने आपको कई बार बताया भी होगा, इस दुनिया में जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा विस्तृत हुआ धर्म था ईसाई धर्म। बताया था आपको शायद। ईसाई धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा अनुयायी रहे हैं ईसाई धर्म के, और ईसाई धर्म दुनिया का सबसे सभ्य धर्म भी है। सभ्य धर्म का मतलब है पढ़ा लिखा धर्म है। वो डॉक्टर और ये टीचर के रूप में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, वही धर्म है ये। ईसाइयों ने राज किया था। वो जो रोमन साम्राज्य था जिसको 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, उन राजाओं के और वहां की जनता की, अधिकांश जनता और राजा का जो धर्म था ना, वो ईसाई धर्म ही था। इसलिए ईसाइयों का जिस व्यक्ति ने धर्म शुरू किया था, उस ईसाइयों का जो सबसे बड़ा भोपाजी था, सबसे पहला भोपाजी था, उसका नाम क्या था? ईसा मसीह। नाम सुना आपने कभी? ईसा मसीह। ये जो ईसा मसीह थे ना, ये जिस वर्ष जन्मे थे, वो तो जब जन्मे थे तब ईसा मसीह नहीं थे। ये जन्मे तब तक एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके कई वर्षों बाद धीरे धीरे ईसा मसीह के विचारों को इतना आगे बढ़ाया गया कि इनके नाम से एक धर्म शुरू कर दिया गया। लेकिन जब पूरी दुनिया में ईसाइयों का डंका बजने लगा, इन्होंने धर्म शुरू कौन सा किया है? ईसाइयों का जब डंका बजने लगा, तो ईसाइयों के 13वें नंबर के पोप थे, जिनका नाम था पोप ग्रेगरी। पोप होता है ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक नेता। आज के दिन भी पोप होते हैं, जो रोम में वेटिकन सिटी में बैठे रहते हैं। जैसे मुसलमानों में होता है खलीफा, सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है ना खलीफा, वैसे ईसाइयों में होता है पोप। अच्छा, पोप 13वें नंबर के पोप थे। उन पोप के काल में रोमन साम्राज्य के राजाओं ने एक कैलेंडर की शुरुआत की थी। उस कैलेंडर का नाम था ग्रिगोरियन कैलेंडर, उस पोप के नाम से की थी, ग्रिगोरियन कैलेंडर। अच्छा, ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब जिस कैलेंडर को आज हम पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर ही तो है ना, क्योंकि वो पोप के नाम पर पड़ा था। उस कैलेंडर की शुरुआत इन्होंने तब से मानी थी, वो शुरू तो बहुत बाद में किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत तब से मानी थी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म 1 जनवरी 1 को हुआ था कि नहीं हुआ था? भाई मैं यही कह सकता हूं ना, जिस दिन से शुरुआत मान ली गई कि आज दिन से कैलेंडर चला है, मतलब जिस दिन से एक दुनिया में एक युग की शुरुआत हो गई थी, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म था। तो यदि सन 1 से ईसा मसीह को माने कि 1 को ईसा मसीह जन्मा था, तो उसके बाद धीरे धीरे आगे आए। तो हम लोग बताओ, बढ़ते हुए 1 से 100, 200, 500, 1000, 2000 और 2024 तक नहीं आ गए क्या? मैं कह सकता हूं ना, कैलेंडर कितना पुराना है आज से? 2024 साल पुराना है। क्या इस दुनिया में कोई भी घटना 2024 साल से पुरानी नहीं है क्या? क्या दुनिया 2024 साल पहले ही आई है क्या? पहले की भी तो घटना है ना। अब इससे जो पहले वाली घटनाएं होगी वो बताओ, ऐसे उल्टी चलेगी ना, 100, 200, 300, 500, 1000, ऐसे ही चलेगी कि नहीं चलेगी? ये तो सब प्लस में रहेंगे, ये घटनाएं, तो ये घटनाएं सब कैसे रहेगी? माइनस में रहेगी। यहां से हम एक की बात कर रहे हैं, मतलब शुरुआत की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आज के दिन हम यहां बैठे हैं। जो घटनाएं प्लस में रही है उनको तो नाम दिया जाता है एडी। क्या नाम दिया जाता है? एडी, या फिर उनको नाम दिया जाता है सीई। अब इसका ज्यादा अर्थ नहीं समझना है। एडी मतलब होता है एना डोमिनी, ये लैटिन भाषा का शब्द है। एना डोमिनी का मतलब होता है ईसा के जन्म का वर्ष। यदि मैं कहूं कि आज 2024 एडी है, इसका मतलब आज ईसा के जन्म का कितना नंबर का वर्ष है? 2024 नंबर का। इसका मतलब ईसा का जन्म यहां हो गया था। इस आजकल एडी की जगह सी काम में लिया जाने लगा। सी का मतलब होता है कॉमन एरा।
कॉमन एरा मतलब सामान्य युग। कौन सा युग? सामान्य युग। इससे पहले वाली जो घटना है उन घटनाओं को कहा जाता है बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर यानी पहले, क्राइस्ट कहते हैं ईसा को। किसको बोलते हैं? ईसा को। इसका मतलब ईसा के जन्म से पहले हम लोग बोलते हैं बीसी, और आजकल इनको बोलने लगे हम लोग बीसी, बिफोर कॉमन एरा। ये तो कॉमन एरा हो गया और ये क्या हो गया? बिफोर कॉमन एरा। सीधा सीधा कहूं तो इसको तो किससे इंगित करते हैं? ईसवी से। और इसको किससे करते हैं? ईसा पूर्व से। ये ईसा पूर्व की तो बातें हैं कि नहीं? कई बार आपने देखा होगा स्थितियां लिखी जाती है कि भारत में हर्षवर्धन का काल लगभग 550 से लेकर 575, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, 550 से लेकर 575 ईस्वी के बीच रहा। इसका मतलब हम यहां की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, कई बार मैं आपने ऐसी स्थितियां देखी होगी, मैं कहता हूं कि भारत में वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा। अब देखो मैंने उल्टा लिख रखा है, 600 से 1500 नहीं लिखा है, 1500 से 600। समय हमेशा ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा ना। मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं तो मुझे बताओ 1500 पहले आएगा कि नहीं आएगा? 600 बाद में आएगा ना। इसका मतलब वैदिक काल यहां से शुरू हुआ था और यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मैं आपको जो सीधी सीधी बात बताना चाहता हूं वो बात यह है कि मैं कह रहा हूं 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था। इसका मतलब मैं कहां की बात कर रहा हूँ? यहां की बात कर रहा हूं ना। 16वीं सदी लगभग यहां आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब आज 21वीं सदी चल रही है, मैं 16वीं सदी की बात कर रहा हूं, तो आज से 500 साल पहले मनोविज्ञान का जन्म हुआ। 16वीं सदी में मनोविज्ञान का जन्म होता है, उससे पहले दर्शन शास्त्र में पढ़ा जा रहा है। लेकिन आज लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व है, 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुकरात, अरस्तु और प्लेटो पैदा हुए थे। समझे कुछ मेरी बात को? इसका मतलब है 2000 साल तो ये हो गए कि नहीं हो गए, और 500 साल ये हो गए, तो कितने साल पुराने हो गए? आज से लगभग 2500 साल पहले अरस्तु, सुकरात और प्लेटो जन्मे थे और उन्होंने हजारों की संख्या में किताबें लिखी थी। आज से कितने साल पहले? 2500। आज हम लोग किताब पढ़ नहीं पा रहे हैं, और आज से 2500 साल पहले लोगों ने किताबें लिख दी थी। कितने कितने बड़े महान विचारक हुए होंगे, महान दार्शनिक हुए होंगे। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मनोविज्ञान का इतिहास तो यहां से शुरू हुआ है, 16वीं सदी से। हिस्ट्री तो यहां से शुरू है, लेकिन मनोविज्ञान में आज के दिन हम जो पढ़ते हैं ना, वो वही पढ़ते हैं जो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे अपनी किताबों में लिख के गए थे। इसका मतलब अतीत यहां से शुरू हो गया ना। इसका मतलब मनोविज्ञान के इतिहास से लगभग 2000 साल पहले मनोविज्ञान का अतीत शुरू हो गया था। इतिहास से 2000 साल पहले। खैर चलिए, अपने तो काम की बात करनी है, अपने इसमें उलझना ही नहीं है। मैं आपको यह कह रहा था कि 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान नाम का कोई विषय था ही नहीं। विषय कौन सा हुआ करता था? दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाखाओं में एक शाखा कौन सी है? मानसिक दर्शन या मनोदर्शन। इसमें मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था। 16वीं सदी में ही, यानी 1590 में ही, कब की बात है? 1590 ईस्वी। कौन सी सदी है? 16वीं है कि नहीं? 1590 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, यूनान का रहने वाला था। कहां का था? यूनान का रहने वाला था। इसका नाम था रुडोल्फ गोइकल। क्या नाम है? रुडोल्फ गोइकल। अच्छा, ये रुडोल्फ गोइकल ने एक किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजिया। क्या नाम लिखी है? साइकोलॉजिया। और ये साइकोलॉजी अपने आप में दर्शाती है कि एक सब्जेक्ट शुरू हुआ है और इस सब्जेक्ट का नाम है साइकोलॉजी। पहली बार इस मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के लिए एक नए रूप का उद्भव हुआ, उसका नाम क्या है? साइकोलॉजिया या साइकोलॉजी। सीधा सीधा कहूं तो सब्जेक्ट आ गया अपना कौन सा? साइकोलॉजी। लेकिन देखो, कोई भी विषय जब विषय बनता है, विषय कौन सी सदी में बन रहा है? ये 16वीं सदी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोई भी विषय जब विषय बनता है तो उस विषय बनने के पीछे, विषय बनने के बाद सबसे पहला जो संकट आता है ना, वो होता है उसकी विषय वस्तु का, कि भाई उसमें कंटेंट क्या होगा, पढ़ा क्या जाएगा। जैसे भौतिक शास्त्र बना तो उसमें भौतिकी का अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र बना तो उसमें रसायनों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान बना तो उसमें जीवों का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान बना तो इसमें अध्ययन किसका करेंगे? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? संकट आया कि नहीं है? तो उस टाइम के जो लोग जिन्होंने मनोदर्शन को साइकोलॉजी के रूप में, रुडोल्फ गोइकल जैसे लोगों ने ये कहा कि मनोविज्ञान एक विषय,
तो उन लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान में अब समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें। तो हमने तो जो आज से 2-2.5 हजार साल पहले जो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट जो बातें बताते हैं, वो बातें बताते थे मन या मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा के बारे में, मतलब किसके बारे में, आत्मा के बारे में। उस टाइम भी यही लड़ाई चल रही थी कि जब वो आत्मा निकलती है तो क्या आत्मा परमात्मा से मिलती है, क्या आत्मा किसी दूसरे में जाकर मिलती है, क्या आत्मा वापस जाके मनुष्य ही बनती है, क्या आत्मा कुत्ता बनती है, क्या बनती है। यही तो संकट पहले था, यही संकट आज बना हुआ है लगातार। तो वो अध्ययन तो किसका कर रहे थे, आत्मा का। इसलिए इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है ना, वो ध्यान रखना है किसका अध्ययन करेगा, आत्मा का अध्ययन करेगा। किसका करेगा, आत्मा का। मानने वाले किसके विचारों के आधार पर माना गया, अरस्तु, सुकरात। अरस्तु सुकरात की ज्यादा बातें नहीं इसमें, अरस्तु, प्लेटो और यहां तक कि डेकार्ट तक, ये दार्शनिक है, एक काल के नहीं है, ये अलग अलग काल के हैं। अरस्तु से लेकर डेकार्ट तक जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो यही मान रहे थे, जितने भी दार्शनिक हुए वो यही मान रहे थे कि आपने मोबाइल की आवाज बढ़ाओ, मेरी आवाज तो खूब है, कम है क्या आवाज, एकदम सही है ना। किसके अध्ययन की बात कर रहे हैं, आत्मा की। अब बताओ, दुनिया में एक नया सब्जेक्ट आया है, रोजाना अखबार में छप रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है, आज तक पर चल रहा है कि एक देखो दुनिया में एक नया सब्जेक्ट आया जिसका नाम है मनोविज्ञान। क्या नाम है, और वो करेगा आप किसका अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। अब ज्यादा दिक्कत ही नहीं है क्योंकि अब आत्मा का अध्ययन कर लेगा। अब तक लड़ाई इस बात की थी कि आत्मा क्या है, अब ये आत्मा का अध्ययन कर देगा कि नहीं कर देगा। तो बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट दुनिया के सामने आया था आत्मा के अध्ययन के रूप में, चलता रहा। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि ये कह दे कि आत्मा का विज्ञान नहीं है, भाई आत्मा का अध्ययन नहीं करता है। हिम्मत होती यदि कह दे तो बोले तू बता दे किसका करता है। भाई संकट तो यही है ना, आज हम कह सकते हैं कि यार ये इसका अध्ययन नहीं करता, तो तू बता किसका अध्ययन करता है। किसी ने हिम्मत नहीं की। लगभग 101 वर्ष तक ये चलता रहा। 100 साल बाद में 17वीं सदी आ गई। कौन सी सदी आ गई, 17वीं सदी आई। 17वीं सदी में एक व्यक्ति का नाम था पोम्पोनोजी। क्या नाम है, बहुत ध्यान से समझना है ना। एक व्यक्ति का नाम था टॉमस रीड। एक का नाम तो है पोम्पोनोजी और दूसरे का नाम क्या है, टॉमस रीड। दोनों इटली के हैं। कहां के, इटली के हैं। पोम्पोनोजी और टॉमस रीड, इनको जमा नहीं मामला। इन्होंने एक दिन इनके घर पहुंच गए क्या, पहुंच गए। सुबह सुबह जाके गेट खोला। पहुंच सकते हैं क्या, कैसे। अरे ये तो 17वीं सदी की बात है, ये इनसे 2300 साल पहले मर गए हैं। मर गए कि नहीं मर गए। लेकिन ऐसे तो लोग थे ना दुनिया में जो झंडा लिए घूम रहे थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। बोले किसने कहा तुम्हें, अरस्तु ने कहा। किसने कहा, मुझे प्लेटो ने कहा। उनके अनुसार है, झंडा ले रहे। अच्छा, उन लोगों को मैं एक संप्रदाय के रूप में आत्मावादी कह सकता हूं ना। उन लोगों को संप्रदाय के रूप में आत्मावादी, क्या हो गया, क्या क्या कह सकता हूं मैं, आत्मावादी। मतलब जो लोग किसको मान रहे हैं कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान एक आत्मा का अध्ययन है। पोम्पोनोजी और टॉमस रीड उन आत्मावादियों के घर पहुंच गए सुबह सुबह, जो मुख्य हेड ऑफिस था ना जिसमें ऊंचा झंडा लगातार बढ़ा, और पहुंच गए सुबह सुबह। कहा बोल किसका अध्ययन करता है। तो बोले तुम्हें पता नहीं है, अखबार पढ़ ले, टीवी देख ले, अंजना ओम कश्यप की खबर देख ले, आज तक से बड़ा चैनल तो कोई होगा ही नहीं, देख ले उस पर किसका अध्ययन करता है, आत्मा का अध्ययन करता है। तू क्या पूछ रहा है। बोले अच्छा तो सुनो, कैमरा चल रहा है। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली। जवाब दो हमें। बोले हाँ बताओ। बोले मेरी 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 आत्मा कहाँ है। बोले आत्मा कहाँ है, मतलब हाँ। बोले मैं पूछ रहा हूँ, आत्मा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और आत्मा कहाँ है। तो उन्होंने कहा यार ये क्या बेहुदा सवाल होता है यार, आत्मा क्या है, मतलब कहाँ है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आत्मा है कैसी, आत्मा है कैसी। कबूतर जैसी एक, चूहे जैसी एक, खरगोश जैसी एक, आत्मा कैसी है। उन्होंने कहा यार ये क्या सवाल करते जा रहे हो आत्मा के। तो चल कोई बात नहीं, आत्मा का कलर बता दे, आत्मा का कलर बता दे। सफेद है, काली है, गोरी है, भूरी है,
आत्मा, आत्मा कैसी है? कहा चल बता, कोई बात नहीं, आत्मा सोती है क्या, नींद लेती है क्या? आत्मा कितने घंटे नींद लेती है? आत्मा नींद लेती है तो 2 BHK फ्लैट में रहती है, 3 BHK फ्लैट में रहती है? कौन से फ्लैट में रहती है? अब सुनो मेरी बात, ऐसे 15-20 सवाल पूछे उनको कि क्या होती है। बोले यार क्या सवाल कर रहे हो? बोले सवाल नहीं कर रहे हैं क्या? तुम लोग कह रहे हो कि हमारा सब्जेक्ट आत्मा का अध्ययन करके कर रहा है, एक सवाल का जवाब दे दो आप। अध्ययन करने का मतलब जैसे जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन कर रहा है और मैं कहूं कि जीव क्या होता है, बोले क्या बेहुदा सवाल कर रहे हो, जीव बताना पड़ेगा ना। रसायन विज्ञान रसायनों का सब अध्ययन कर रहा है तो बताना पड़ेगा ना उसे रसायन क्या है, कितने रसायन है, क्या उसकी संरचना होती है। तो बोले तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना कि भाई अध्ययन कर रही है तो आत्मा है क्या। तो इन्होंने कहा वो तो हमने तो अरस्तु, सुकरात, इन बड़े बड़े भोपाजियों ने कहा था, उनके कहने पर कहती। बोले तुम्हें नहीं पता है ना? बोले नहीं पता। बोले आज के बाद दुकान बंद रखना अपनी। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं करती है, मनोविज्ञान तो मन का अध्ययन करता है। पोम्पोनोजी और किसने कहा है? टॉमस रोड। अब बताओ मनोविज्ञान किसका अध्ययन बन गया? मन का अध्ययन। अब मनोविज्ञान मन का अध्ययन। बताओ कितने, मुझे लगता है कि रातों रात कितने फॉलोवर्स बढ़े होंगे इस पोम्पोनोजी और टॉमस रीड को, हैं? कल अखबार में खबर छपी होगी, मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई। मनोविज्ञान ने किसको अपनाया? मन को अपनाया। अपना लिया मन को। और पोम्पोनोजी और टॉमस रीड की खबर छपी जैसे कोई दोनों ने सेंचुरी लगाई है। दोनों ओपनर थे इधर, और फिर नीचे छोटे छोटे लोग और थे, क्योंकि और आगे फिर समर्थन में उनके साथ आगे सेल्फी खिंचवा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो पहले ही कह रहे थे पोम्पोनोजी तो सही है, टॉमस रीड भी सही है। इनके लोग साथ में लोग कौन आए? होप्स आ गया, कांट आ गया, लोक आ गया, लिबनिज आ गया, लिबनिज, स्पिनोजा आ गया। ये सारे लोग आ गए और आके ये बताया कि मन का ये देन है। मनोविज्ञान किसका देन है? मन का देन है। मनोविज्ञान सही नहीं है। हाँ, क्या? अच्छा किसका देन है? मन का। किसके अनुसार? पोम्पोनोजी, टॉमस रीड, होब्स। होब्स है, कांट है, लोक है, लिबनिज है और स्पिनोजा। इनके अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहे हैं? आराम आराम से मन का अध्ययन करता जा रहा है और इनकी फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं वाह क्या शानदार काम किया है। अब सगाई पताई वाली तो चिंता ही नहीं है इनको, है क्या? कोई चिंता नहीं है। उसके बाद आई 18वीं सदी। कौन सी सदी आई? कई लोगों को यह लग रहा है कि यार मनोविज्ञान मन का अध्ययन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम बताओ किसका कर रहा है? संकट तो यही है ना सबसे बड़ा। तो फिर ये 18वीं सदी में भी मन का ही विज्ञान बना रहा। 18वीं सदी में भी किसका विज्ञान बना रहा? मन का ही। उसके बाद आई 19वीं सदी। कौन सी सदी? 19वीं सदी। ये जो 19वीं सदी आई, इस 19वीं सदी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम वुंट। क्या नाम था? विलियम वुंट। एक व्यक्ति का नाम था विलियम जेम्स। ऐसे नाम याद हो जाएंगे ना आपको, 2-4 बार रटेंगे तो हो ही जाएंगे। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली। क्या नाम था? जेम्स सल्ली। एक था
विलियम वोइब्ज और एक था विलियम टिचनर। ये लो, विलियम वुंट, विलियम बोलो देखें, विलियम जेम्स हल्ली, वोइब्ज और टिचनर, ये लोग हुआ करते थे। इन लोगों ने 19वीं सदी में ये लोग सुबह सुबह इनके घर पहुंच गए। ये थे क्या? ये भी मर गए ना, लेकिन हेड ऑफिस तो था ना, लोग तो तैयार बैठे थे ना, मनवादी झंडा लिए हुए तो तैयार बैठे ना। उनकी गद्दी पर तो भाई मैन भोपाजी मरे, असिस्टेंट तो थे ही, और मैन भोपाजी मरते ही असिस्टेंट को भी तो भाव आने लग जाता है। अरे होता है, मुख्य भोपाजी चले गए ना, असिस्टेंट को भाव आने लग जाएगा, उसकी जगह पीठ की गद्दी खाली नहीं होगी। तो इनकी जगह कुछ मनवादी बैठे हुए थे, उनके पास ये पहुंचे और जाके इनको कहा कि कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, भाग मत जाना, जवाब देना। बोले बता मन क्या है? मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन का कलर कैसा है? मन का आकार कैसा है? स्वरूप? अरे मन नींद लेता है कि नहीं लेता है? अरे बोले मन होते कितने हैं? कितने होते मन? बताओ मन कितने होते हैं? ऑप्शन दूं? 1, 2, 3, अनंत। अनंत 2? अरे 2 ही होते हैं ना। कई बार हम कहते हैं यार 2 मन हो रहे हैं, कोचिंग जाऊं कि नहीं जाऊं। कई बार कहते हैं यार 3 मन हो रहे हैं, कोचिंग जाऊं, रूम पर ही रहूं, घर चला जाऊं। अच्छा बहुत होते हैं। चलिए, इस सवाल का जवाब तो इनको भी नहीं मिला था, अपने को क्या मिलेगा? उन्होंने कहा भाई मन का स्वरूप, रंग, रूप, आकृति, मन नींद लेता है कि नहीं लेता है, सोता है कि नहीं सोता है, रोटी खाता है कि नहीं खाता, रोटी में क्या पसंद करता है, उसको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, बता। एक मारे मारवाड़ी में कहा तो क्या डूम राबड़ी में राजी रहे। हैं? अच्छा अपने पर नहीं है वो कहावत, लेकिन बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कम से कम पनीर वनीर, कोई काजू करी, कोई ढंकी तो पसंद करता। अरे चलो वापस आओ, सब्जेक्ट पर आओ। सब्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इन्होंने कहा कि यार मन क्या होता है, कैसा होता है, स्वरूप क्या होता है, आकृति क्या होती है? तो बोले वो तो हमें क्या पता, वो तो पोम्पोनोजी और टॉमस रीड तो मर गए। तो मर गए तो बोले तुम झंडा लिए खड़े हो, बताओ तो सही, जब तुम्हारा सब्जेक्ट मन का अध्ययन कर रहा है तो तुम ये बताओ कि मनोविज्ञान, ये मन क्या है? तो इन्होंने कहा हमें तो नहीं पता है, मन तो मन होता है। अरे तो बोले मन तो मन होता है, लेकिन होता कैसा है? बोले नहीं पता। तो बोले आज के बाद दुकान बंद रखना। मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? चेतना का अध्ययन। मुझे बताओ, ये तो ज्यादा, उस टाइम तो इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मुझे लगता है 2G था, अब तो आ गया था 4G, इस समय आ गया था। अब कितने फॉलोवर बढ़े होंगे इनके, कितनी TRP बटोरी होगी इन लोगों ने, सब लोगों ने इनको सराहा होगा, भाग भाग के लोगों ने इनके साथ सेल्फी ली होगी, हैं, माला पहनाई होगी। विलियम वुंट, विलियम जेम्स हल्ली, वोइब्ज, जो टिचनर, और खींच के चले, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को एक नया स्वरूप दे दिया है, मनोविज्ञान को नया स्वरूप। अब मैं बताता हूं ये मनोविज्ञान को नया स्वरूप दिया कब। विलियम वुंट ने 1879 में दुनिया की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। दुनिया की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी जर्मनी में, और जर्मनी के एक शहर था लिप्जिंग, इसमें एक विश्वविद्यालय चलता था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसको वर्तमान में हम लोग कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इसमें दुनिया में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कर डाली थी। और जब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, तब से मनोविज्ञान किसका अध्ययन होने लगा था? चेतना का अध्ययन होने लगा था। किसका अध्ययन? चेतना का। 1879 का मतलब कौन सी सदी है? 19वीं सदी है। बताओ, मैंने यही तो लिखा है ना कि 19वीं सदी में किसका अध्ययन किया जाने लगा? चेतना का।
लेकिन एक बात तो ये भी तय है कि जब 17वीं सदी में ही मन आ गया था तो इस मन पर कुछ चर्चाएं तो हुई होगी, मन का कुछ विश्लेषण तो हुआ होगा कि भाई मन क्या होता है। हम पूर्णतः ये पता नहीं लगा पाए कि मन क्या होता है। जैसे मान लो मैं आपको से एक सवाल पूछूं कि एक व्यक्ति में कितने मन होते हैं, तो इस सवाल का जवाब अपने पास में नहीं। लेकिन मैं पूछूं कि एक व्यक्ति का मन एक समय में कितने काम कर सकता है, एक दो तीन या अनंत, मतलब जितना आदमी चाहे। एक दो या जितना आदमी चाहे उतने काम कर सकता है। एक समय में एक व्यक्ति का मन एक ही काम कर सकता है। यदि है वो प्रैक्टिस होती है, वो अभ्यास होता है, वो मन नहीं होता है। वो तो वैसे 3 इडियट्स में एक प्रोफेसर को देखा होगा आपने, दोनों हाथों से लिख रहा है, एक हाथ से दूसरी चीजें लिख रहा है, एक हाथ से दूसरी चीज। वो दो मन का एक उदाहरण पता नहीं कहां से आ गया। बाकी मन एक के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता है। आप सोच के देखिए, यदि आप मान लो जिस समय जोर जोर से हंस रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं भयंकर हंस रहा हूँ, हंसी आ रही है, दोस्तों के साथ है, और उस समय हंसते हुए आप हल्का सा सोचिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, हंसना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका मन क्या काम करने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा। यदि आप किसी समय जोर जोर से रो रहे हो ना, बांग गाल रहे हो ना, और रोते हुए आप सोचिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, रोना बंद हो जाएगा। यदि एक मन एक समय में एक से ज्यादा काम करता तो सड़क पर यह लिखने की जरूरत नहीं थी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, जरूरत नहीं थी। एक तरफ से मोबाइल चलता रहता है, एक तरफ से पढ़ते रहते, एक तरफ से गाड़ी चलती रहती। एक समय में मन एक ही काम करता है। 2 गिलास हाथ में लेंगे, 2 गिलास हाथ में ले रहे हैं, 2 बोतल रख रखी है, उन दोनों गिलासों में पानी है, आपको उस बोतल में पानी भरना है दोनों गिलासों से, कभी भी एक साथ नहीं भर सकते आप। यदि आपने इस पर ध्यान लगा लिया तो या तो वो बंद हो जाएगा या बोतल से बाहर गिरने लग जाएगा। इस पे ध्यान लगा लिया तो वो गिर जाएगा, क्योंकि मन एक समय में एक ही काम करता है। तो इस मन के केवल इतने ही परीक्षण नहीं हुए, इस मन की कई सारी बातें सामने निकल के आई है। मन की सबसे बड़ी जो बात सामने निकल के आई, इस मन पर अध्ययन हुआ, वो ये था कि मन जो होता है ना, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 स्टेज होती है। एक कौन सा होता है? चेतन मन। दूसरा कौन सा होता है? अचेतन मन। तीसरा कौन सा होता है? अर्धचेतन मन। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है तो 2 लाइन लिख लो एक बार। आ रही है? लिखो लिखो लिखो, एक बार लिखो। नहीं आ रही है तो भी लिख लो। हाँ, मनोविज्ञान का सामान्य परिचय लिखा है, उसके बाद में आपने एविंगास की परिभाषा लिख दी है। फिर लिखो लिखो 16वीं सदी से पहले, 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा, 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा, दर्शन शास्त्र की शाखा मनोदर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। मनोदर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। मनोदर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में, कोष्टक में लिखना है 16वीं सदी, 16वीं सदी, 1590 ईस्वी में 1590 ईस्वी में यूनान निवासी रुडोल्फ गोइकल ने, यूनान निवासी रुडोल्फ गोइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलिजिया में, अपनी पुस्तक साइकोलिजिया में
1590 ईस्वी यानी 16वीं सदी में यूनान निवासी रुडोल्फ गोइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट लाइन में लिखूं, 16वीं सदी में इसे 16वीं सदी में इसे अरस्तु 16वीं सदी में इसे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट है ना, 16वीं सदी में इसे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट आदि के विचारों के आधार पर आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। थे ही नहीं, वो गायब हो गए। वो हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो। अब देखो, मैं आलतू फालतू की बातें नहीं लिखवाऊंगा। मैं आपको पता है ना, सटीक टू सटीक चीज लिखनी है। ये नहीं लिखवाऊंगा कि अब आत्मा का स्वरूप नहीं बता पाए, आकार नहीं बता पाए, इसलिए ये दृष्टिकोण खत्म हो गया। नहीं, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। नेक्स्ट लाइन में आप लिखें, 17वीं सदी में इसे मन का अध्ययन 17वीं सदी में इसे मन का अध्ययन करने वाला विषय मान लिया गया। मन का अध्ययन करने वाला विषय मान लिया गया। नीचे लिख लो इसके समर्थक नाम लिख लो। पोम्पोनोजी समर्थक है ना, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, हॉब्स, कांट, लोक, लिबनिज, स्पिनोजा आदि। लिबनिज ले लल्डी वाला, बै बकरी वाला। हो गया। लिबनिज और ये स्पिनोजा ना। फिर लाइन बदल के लिखो, लिखो 19वीं सदी में इसे चेतना का अध्ययन करने वाला 19वीं सदी में इसे चेतना का अध्ययन करने वाला
इसे चेतना का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। समर्थक, समर्थक लिख लो, कौन कौन है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, वोइब्ज, वोइब्ज, टिचनर आदि। अच्छा देखिए आप, है ना, एक बार देखिए, मैं आपको कह रहा था, मैंने कहा जब मन की बात आ गई तो मन की कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं। मन की 3 अवस्थाएं खोज ली गई कि एक तो अवस्था कौन सी होती है? चेतन, एक होती है अचेतन और एक होती है अर्धचेतन। चेतन को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, अचेतन को हम लोग बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड और अर्धचेतन को हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आगे लिखेंगे हम, है ना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं चेतन मन क्या होता है? जो वर्तमान में है वो चेतन मन है। और अचेतन जो बीत गया है वो अचेतन मन है। और अर्धचेतन याद करने पर वापस आ जाता है। जैसे मान लो आप किसी को भूल गए थे, वापस याद आ गया, तो चेतन में एक, अचेतन में एक, अर्धचेतन में एक। मामला समझ में नहीं आया आज तक, ये चेतन है, चेतन, अर्धचेतन है क्या? इतना समझ में जरूर है, चेतन 1/10 होता है, यानी 10% होता है। अचेतन कितना होता है? 90% होता है। यही बात है। देखो मैं समझाऊं, चेतन कॉन्शियस का माइंड का मतलब होता है चेतन मन पर हमारा नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण। और अचेतन मन पर हमारा नियंत्रण। हम आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना अभी, यहाँ आप जो कुछ भी अनुभव ले रहे हैं, चाहे आपके वो अनुभव सुखद है चाहे दुखद है, किसी भी प्रकार के हैं, आप जो कुछ भी अनुभव ले रहे हैं ना, वो सारे के सारे अनुभव आप जानबूझ के ले रहे हैं ना, चेतन के माध्यम से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? भाई जानबूझ के लिए जा रहे हैं वो अनुभव। वो अनुभव जब तक आपको याद रहते हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रभाव से आपके पास होते हैं, जब तक वो सामने रहते हैं, जब तक वो प्रत्यक्ष रहते हैं, तब तक तो वो चेतन में बने रहेंगे। और उन अनुभवों को आप लोग धीरे धीरे क्या कर देते हैं? भुला देते हैं। आपके चेतन मन का उस पर नियंत्रण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आप चाहकर भी उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो कौन से मन में चला गया है? अचेतन। लेकिन मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो अचेतन में चला गया हो, लेकिन उस अचेतन में से वो समाप्त नहीं हुआ है, वो उस अचेतन में पड़ा रहेगा। कई बार ऐसी घटना विशेष होती है जिसकी वजह से हमें वो अनुभव वापस याद आ जाता है। मतलब वो कहाँ आ जाता है? चेतन में आ जाता है। चेतन में आने का मतलब हमारा नियंत्रण है, और अचेतन का मतलब हमारा नियंत्रण नहीं। समझ पा रहे? इसको सिगमंड फ्राइड ने थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया। सिगमंड फ्राइड ने ही इसको ज्यादातर समझाया। सिगमंड फ्राइड ने कहा, मान लो ये एक पानी का टब है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोग एक बर्फ की सिल्ली डालेंगे। क्या डालेंगे? बर्फ की सिल्ली। ये बर्फ की सिल्ली है ना, बर्फ का टुकड़ा। मान लीजिए आपने एक बड़ा सा बर्फ का इसमें टुकड़ा डाला, तो ये जाहिर सी बात होगी, साइंस वाले जानते होंगे, नहीं तो साइंस वाले नहीं जानते तो बाकी लोग भी अनुभव होगा, ये इतनी सी ऊपर रहेगी और उसके बाद बाकी का टुकड़ा पानी में डूब जाएगा। भाई डूबने का मतलब पेंदे पर नहीं जाएगा, तैरेगा। तैरेगा तो निश्चित सी बात है कि थोड़ी सी ऊपर दिखेगी और बाकी नीचे रहेगी। ऐसे तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन प्राचीन काल में आपको बताओ तो जब शादी विवाह का अवसर होता था, तब बारात के लिए एक बड़ा सा टैंकर लाते थे, फिर मार्केट से एक बर्फ लेके आते थे, वो बर्फ उसमें टिकाते थे कि बारातियों को हम लोग ठंडा पानी पिलाएंगे, ना। पिलाया जाता था ठंडा पानी। अच्छा, वहां जितने भी हम लोग उस समय, हम तो वो बिना नेकर पहनने वाली उस अवस्था में घूम रहे थे।
वही अवस्था थी अपने तो। उस अवस्था में अपने लिए कोई लेना देना नहीं था कि बींद कैसा आ रहा है, बारात कैसी हो रही है, शादी कैसी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपने को तो केवल एक ही मतलब था, बर्फ मिल जाए। याद करके देखो उस बर्फ के लिए बच्चे कितने तिल मिलाया करते थे कि बस क्या मिल जाए, बर्फ मिल जाए। वो बर्फ इसमें तैरती रहती थी। कभी यदि आपने नजर दौड़ाई हो तो इसका इतना सा भाग ऊपर रहता है, इतना सा भाग ऊपर है कि नहीं है? अच्छा, ये जो इतना सा भाग ऊपर है, ये बताओ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपका इस पर नियंत्रण है क्या? आप लोग देख के बता सकते हैं ना कि ये बर्फ किस कलर की है कि नहीं है? इसके पर आपका सीधा सीधा बात है कि आप प्रत्यक्ष इसको देख रहे हैं, इस पर आपका क्या है? नियंत्रण। ये तो कौन सा मन है? चेतन मन। और इतना बड़ा टुकड़ा है, इस टुकड़े पर आपका नियंत्रण है क्या? नहीं है। इसलिए ये कौन सा है? अचेतन। मतलब जो आपके सामने उपस्थित है वो तो चेतन मन, और जो आपके सामने उपस्थित नहीं है, आपको नियंत्रित, आप नियंत्रण में नहीं है आपके, वो कौन सा मन हो गया? अचेतन। इसलिए देखो कई बार आपने सुना होगा कि चेतन एक वास्तविक अवस्था है। चेतन मन की कौन सी अवस्था है? वास्तविक एक नहीं है। और अचेतन एक मन की काल्पनिक अवस्था है। ये बताओ काल्पनिक अवस्था होगी कि नहीं होगी? मतलब एक अवास्तविक अवस्था होगी। दूसरी भाषा में आपने ये भी सुना होगा कि चेतन जो होता है ना, वो एक जागृत अवस्था है। कैसी अवस्था है? इसका जागृत का मतलब जागने और सोने से नहीं है, नींद लेने से नहीं है। जागृत का मतलब है कि जागृत रहते हुए हमारा सब चीजों पर क्या रहता है? नियंत्रण। और जब हम सो जाते हैं तो हमारा नियंत्रण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यह जागृत अवस्था है जिस पर हमारा नियंत्रण है, और यह कौन सी अवस्था है? सुषुप्त अवस्था है, सोने की अवस्था है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। बताओ ये तो केवल 10% ही एक नहीं है पूरी बर्फ का, और ये कितना है? 90% है। इसका मतलब है कि हम प्रत्यक्ष चीजों को बहुत कम रख सकते हैं। इतनी सी मेमोरी है हमारे पास। वर्तमान की मेमोरी कितनी है? इतनी सी चीजें हमें याद है, लेकिन इतनी सारी चीजें हमें याद नहीं है। लेकिन कहां पड़ी हुई है? अचेतन में पड़ी हुई है, स्टोर की हुई है। समझ पा रहे? रिसाइकल बिन में पड़ी हुई है। किस में पड़ी हुई है? रिसाइकल बिन में। उनको रिट्राइव किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है ना रिसाइकल बिन में पड़ी हुई चीजों को, यदि हमने परमानेंटली डिलीट नहीं किया है तो। हाँ, रिस्टोर कर सकते हैं उसको वापस। अच्छा, ऐसे यदि हम नहीं समझे तो जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये मनोविज्ञान और ये इसने इसका क्या, पूरा कंप्लीट पूरी कहानी समझा दी। कहानी समझाने के बाद मैंने आपको कहा, मैंने कहा कल है ना मैं आपसे 20 सवाल पूछने वाला हूँ। कल आपसे 20 सवाल। अच्छा, मैं नहीं, आपने अपने दोस्त के पास गए और बोले मनोविज्ञान पढ़ गया है, तो उसने कहा मनोविज्ञान तो मैंने पहले से पढ़ रखी है। बोले क्या पढ़ गया है? बोले मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ गया है। चल बता सवाल। वो सवाल पूछने लगा, आपको बैक टू बैक सवाल पूछ रहा है, आप बताते जा रहे हैं, जवाब देते जा रहे हैं, जवाब देते जा रहे हैं, जवाब देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। एक सवाल उसने पूछा कि तो बता दुनिया में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? दुनिया में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? आपने कहा रे रुक, तू बताना मत। अरे वो था ना यार, अरे 1879 में जर्मनी लिप्जिंग शहर, लिप्जिंग कार्ल मार्क्स। तू मत बताना, तुम मुझे रुक जा। अरे यार वो यार, अरे वो पहला अक्षर बता दे, पहला अक्षर। अरे विलियम वुंट है। कौन है? अब तक विलियम वुंट अर्ध चेतन में था। कहां था? इसका मतलब विलियम वुंट अचेतन से तो निकल चुका था, लेकिन कहां नहीं पहुंचा था? चेतन में नहीं पहुंचा था, बीच में लटक रहा था। अचानक से बोलते बोलते हकला जाना, भूल जाना, अटक जाना, कबाई खा जाना। ये कबाई एक रोग अलग है, लेकिन अचानक से हम किसी चीज को बोले याद है, बोले यार उसका क्या नाम है? वो नाम, अरे वो मुझे खूब मिला हुआ है रे, खूब जानता हूं उसका नाम। यार उसका नाम याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो नाम अब कहां है? अर्ध चेतन में लटक रहा है। अर्ध चेतन एक ऐसी गाड़ी है जो चीजों को अचेतन से कहां लेकर आती है? चेतन में लेकर आती है। बस इसका इतना सा ही काम है। इसलिए हम कहते हैं ना अर्ध चेतन एक कड़ी के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम कर रहा है? कड़ी के रूप में काम कर रहा है। तो चेतन मन छोटा सा होता है जो हमारे नियंत्रण में होता है, जो मर्जी है ना वो फेंक सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जो हमारे अनुभव हमारे ध्यान में है। और अचेतन जो मन होता है ना वो बहुत लंबा चौड़ा अनुभव होता है। ध्यान रखिए, अचेतन में केवल दमित इच्छाएं नहीं होती है। आपके कहीं दिमाग में चल रहा होगा, जो भी आपने अनुभव लिया ना, चाहे वो सुखद है, चाहे वो दुखद है, चाहे कैसी भी घटना है, वो सारी की सारी घटनाएं कहां रहती है? अचेतन में रहती है।
लेकिन चूंकि सिगमंड फ्राइड ने केवल ये बताया कि उस अचेतन में कितनी भी सारी चीजें पड़ी हो, लेकिन जो रह रह के याद आती है ना जो चीजें, और रह रह के याद आने को तो याद तो सारी चीजें आ सकती है, आपको वापस चेतन में लौट सकती है, लेकिन उनमें से जो दमित रह गई है ना इच्छाएं, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाई है, या फिर जो ऐसे दुखद कारक है, दुखद घटनाएं हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं, वो चीजें जब वापस चेतन में आती है ना तो हमें दुख पैदा करती है। क्या उत्पन्न करती है? दुख। और यदि वो चीजें ज्यादा माइंड में आ रही है ना तो हमें पागल की स्थिति तक ले जा सकती है। इसलिए उसने उन अचेतन में दमित इच्छाओं का अध्ययन किया है। इसलिए हमारे दिमाग में आ गया कि अचेतन केवल और केवल दमित इच्छा है। दमित इच्छा नहीं है, अचेतन तो पूरा भंडारा पड़ा हुआ है। उस भंडारे में से बहुत सारी चीजें, जब सुखद घटना अपने याद आती है ना वापस, तो अपने मन ही मन हंसते हैं, मन ही मन हंस रहे हैं। इसका मतलब हमें वो घटना अचेतन से कहां आ रही है? चेतन में लौट रही है। लेकिन वो दुख थोड़ी दे रही है। दुख तो कौन सी दे रही है? जो पहले से कष्टदायी अनुभव हमने ले रखे हैं। ध्यान है कि नहीं है? अच्छा, आप बताओ, हम सुखद अनुभवों को भूलना चाहते हैं क्या कभी? दुखद अनुभवों को कभी याद करना चाहते हैं क्या? नहीं करना चाहते। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, हम जिन चीजों को याद करना चाहते हैं ना उसको तो भूलते हैं, और जिसको भूलना चाहते हैं ना वो ज्यादा याद आता है। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि वो रह रह के अचेतन से कहां जाएगा? चेतन में आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा था कि मन की कितने स्टेज पाई जाती है? 3 अवस्था। भाई मन का इतना अध्ययन तो कर लिया गया, मन का इतना अध्ययन तो हो गया कि मन की 3 अवस्थाएं, बाकी मन पर कुछ हुआ नहीं। इसलिए इस विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली, वॉइब्ज और टीचनर ने कहा कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना। मतलब केवल चेतन अवस्था का। मन का ये अध्ययन कर रही है ये, लेकिन मन में से केवल एक स्टेज का अध्ययन कर पा रही है, और वो स्टेज कौन सी है? चेतन अवस्था। समझ पा रहे हैं ना? पूरे मन का अध्ययन नहीं किया जा रहा है, इसके द्वारा किसका अध्ययन किया जा रहा है? चेतना का अध्ययन किया जा रहा है। कब बताया था ये बात? 19वीं सदी में। कौन सी सदी में बताई? 19वीं सदी में। अच्छा, इसने 19वीं सदी में बताया, मतलब 19वीं सदी का मतलब 1879। अभी 1879 में मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन बनाई था। विलियम वुंट और विलियम जेम्स को प्रसिद्धि मिली थी, अभी मिल ही रही थी, इनकी दुकान अभी जमी रही थी। मुझे लगता है दुकान पूरी ठीक ढंग से जमी नहीं थी। उससे पहले ही 1890 में, कब की बात है? कितने साल हुए हैं? 11 वर्ष। अभी 11 वर्ष का बच्चा है मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में, है नाबालिग है। अच्छा, इस नाबालिग की हत्या हो जाती है, और हत्या करता है एक सिंघम। कौन करता है? अच्छा, उस सिंघम का नाम है सिगमंड फ्राइड। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, दुनिया का सबसे बदनाम मनोवैज्ञानिक, दुनिया का सबसे भला मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड 1890 में एक ट्वीट करता है। 1890 में एक ट्वीट करता है आलोक राज की तरह, और ट्वीट करके कहता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। मुझे बताओ, अभी कितने साल हुए थे? 11 ही साल हुए थे। अभी हाल ही में फेस वैल्यू बढ़ी है। फैन फॉलोइंग कितनी अच्छी थी इनकी। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, इन्होंने खुद ने, इनके अनुयायियों ने उसको दे धमाधम कोई ट्वीट पे वापस कमेंट के रूप में गालियां निकाली है। सिगमंड फ्राइड ने फिर एक वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। उसने एक वीडियो बनाकर कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, तुम कितनी गालियां निकाल लो, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर आमने सामने घमासान हुआ। घमासान हुआ तो सिगमंड फ्राइड को कहा, या तो साबित कर, या तो साबित कर कि चेतना का विज्ञान क्यों नहीं है, और या फिर ये बता कि ये सबके सामने माफी मांग, सबके सामने माफी मांग कि तूने ऐसा क्यों कहा। तो एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में सिगमंड फ्राइड को बुलाया गया। उसमें सब लोग बैठ गए जितने मनोवैज्ञानिक थे पूरे के पूरे। आगे आगे बैठ गए विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, वॉइब्ज, टीचनर, यही बैठे थे आगे आगे। अच्छा, बाहर लट लेके लोगों को खड़ा कर दिया अपने गुंडों को कि जैसे आए फेल हो गए, ताकि आगे से जीवन में नहीं करे दोबारा। हाँ, काम ही तमाम कर देना है इसका। सिगमंड फ्राइड आया सिंघम की तरफ, और सिगमंड फ्राइड आके उसने कहा, देखो नमस्कार नमस्कार करने की मेरी आदत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मेरा। मैंने एक बात बताई थी, उस बात को लोग मान ही नहीं रहे, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा है मजबूरी में। बोले बता, मनोविज्ञान चेतन मन का अध्ययन कैसे नहीं करता है? बोले तो सुनो, कैसे नहीं करना चाहिए मनोविज्ञान को, ये भी बता देता हूँ साथ में।
इसने कहा कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान ठीक है, चेतन का अध्ययन कर रहा है, मतलब मेरे चेतन में क्या चल रहा है, आज मुझे क्या याद है वो मेरे सामने एक नहीं है। मैं आज कोई भी काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, वो मेरे चेतन की वजह से कर रहा हूं ना, मुझे याद एक नहीं है। बोले मनोविज्ञान चेतन का अध्ययन करता है, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन छोटे बच्चों, जानवरों और पागल व्यक्तियों इनके चेतन का अध्ययन करके बताओ हमें। छोटे बच्चों मतलब छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, आराम से मस्ती से सो रहा है, हाथ पांव मार रहा है मस्ती से, आप उसके पास जाएंगे और जाकर कहेंगे हेलो क्या हाल है बाबू, कैसा है, वो कहेगा मस्त मस्त एकदम गजब। बोले अच्छा, बोले पुष्पा 2 देख ली, बोले हाँ देख ली मैंने तो। बोले तू सुना, बोले अरे मैं क्या सुनाऊं यार, मैंने क्या देखी, मेरे तो रीट के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, पता नहीं ये रीट कब होगी कब नहीं होगी। उसने कहा देख अपने तो मस्त है, अपने जिंदगी में कभी भी रीट के चक्कर में नहीं आएंगे। बच्चा कहेगा क्या है? एक बच्चा क्यों रो रहा है, एक बच्चा क्यों हंस रहा है, एक बच्चा क्या चाहता है, क्यों बिलबिला रहा है, क्या उसके चेतन में क्या चल रहा है, उसका अध्ययन कर सकते हैं क्या आप लोग? तो उन्होंने कहा ठीक है आगे बता, आगे बता। ठीक है बच्चे की बात मान ली, बच्चे के चेतन का अध्ययन नहीं हो सकता, तो बोले आगे सुन। जानवर, बोले उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स के सामने से कुत्ता भागता हुआ जा रहा है, आप वहां पर खड़े हैं, वो दूर से दौड़ रहा है, आपने कहा रुक कहां भाग रहा है, दिमाग खराब है किधर, उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स है ये, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मारा जाएगा। कुत्ता कहेगा देख तू तेरा काम कर, तुझसे साइकोलॉजी याद नहीं हो रही तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे मेरा काम करने दे, मुझे मेरे काम करने दे, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। कुत्ता क्यों भौंक रहा है, कुत्ता क्यों भाग रहा है, कुत्ता क्या चाह रहा है, कोई जानवर क्या चाह रहा है, उसके चेतन में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारी मनोविज्ञान अध्ययन करके दे देगी क्या? नहीं दे देगी। बोले हाँ तो और? बोले और सुन। पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति यहां से निकल रहा है उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स में, आप उसे कहोगे कि हाँ कैसे पागल हो गया तुम, ये ले 500 रुपये ले जा खाना खा लेना, वो पत्थर उठाएगा सीधा खोपड़ी में मारेगा। उसके चेतन में क्या चल रहा है इसका अध्ययन आप लोग नहीं कर सकते। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, जब छोटे बच्चों के, जानवरों के और पागल व्यक्तियों के चेतन का अध्ययन नहीं कर सकते, तो ये समझदार बीएड किए हुए लोगों के चेतन का अध्ययन करके तुम क्या निकाल लोगे? ये तो वैसे ही बता देंगे, इनको तो वैसे ही पता है कि मेरे चेतन में क्या चल रहा है। अरे चेतन बीएड किए हुए लोग तो वैसे ही चाह रहे हैं, वैसे ही जानते हैं कि भाई मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं, ये तो बोल के बता देंगे। यदि तुम्हें अध्ययन नहीं करना है तो जानवरों का करो, छोटे बच्चों का करो, पागल व्यक्तियों का करो, इनका अध्ययन करके क्या निकाल लोगे तुम? फिर कहा और सुनो, इतने से काम नहीं चलेगा। चेतन मन तो मात्र कितना है? 1/10 भाग है। कितना है? 1/10 भाग। अब सोच के देखो, यदि पूरे मन का अध्ययन करना पड़े तो मनोविज्ञान जैसे कितने विषय लगाने पड़े? सोचो, 10 विषय लगाने पड़े कि नहीं पड़े? आपका इतना मोटा विषय केवल और केवल चेतन मन का अध्ययन कर रहा है, और वो भी केवल वयस्क व्यक्तियों का जो समझदार है, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके चेतन का अध्ययन कर रहा है। यदि पूरे कंप्लीटली मन का अध्ययन करना पड़े तो मुझे लगता है ऐसे 10-15 सब्जेक्ट लाने पड़े। और यदि मान लो अधीनस्थ बोर्ड ने सिलेबस में दे दिया रीट में, तो बोले एक साइकोलॉजी याद होने में जान निकल रही है केवल चेतन मन वाली, तो बाकी साइकोलॉजी पूरी, इसका मतलब 10 सब्जेक्ट तो साइकोलॉजी के हो जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? और क्या चाहिए तुम्हें? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा तू बता किसका है, किसका? अचेतना का करेंगे? अचेतना एक बुरा शब्द होता है, अच्छा शब्द नहीं होता है। उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ध्यान रखना आज के बाद यदि किसी ने यह कह दिया ना कि चेतन का अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है, तो ठीक नहीं होगा। चला गया। आपस में देख रहे हैं, विलियम वुंड इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, बाकी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बैठे थे। उन्होंने कहा विलियम वुंड फालतू की बकवास क्यों कर रहा है, कब से साल 11 हो गए तुझे बकवास करते हुए, चेतन का अध्ययन कर रहा है, चेतन का अध्ययन कहाँ कर रहा है? चेतन का अध्ययन कर, इनके चेतन का अध्ययन, उसके बाद देखेंगे कोई आगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1890 में इस चेतना के विज्ञान के रूप में इसकी आलोचना हो गई थी कि नहीं हो गई थी? गजब वाली बेइज्जती हुई थी ना इनकी। किनकी? गजब वाली। उनकी इतनी अच्छी बेइज्जती हुई थी जैसे एक बालक पीटीआई का पेपर लेके 2 साल तक नौकरी करने के बाद तुरंत वहां से हटा दिया जाए।
उसे गजब की बेइज्जती हुई थी कि नहीं हुई थी? भाई 2 साल पहले जश्न मना रहा है या 1 साल तक जश्न मना रहा है कि बालक ऐसा ही बन गया सब इंस्पेक्टर। मेरा भैया बहुत तैयारी करता था, मेरा भैया क्या बन गया? सब इंस्पेक्टर बन गया है। मेरी बहनें बहुत होशियार थी, मेरी बहनें क्या बन गई? सब इंस्पेक्टर। और फिर मीडिया वाले आते हैं, बोले आपके भैया और बहनें कहाँ हैं? अब मुझे एक बात बताओ, इनकी बेइज्जती हुई थी, लेकिन अब दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा स्पेस था। एक स्पेस था कि वो मनोविज्ञान जो था ना, वो किसका अध्ययन करेगा ये किसी को नहीं पता है। दृष्टिकोण खत्म, सब्जेक्ट चल रहा है लेकिन अध्ययन किसका करेगा? क्योंकि आत्मा खत्म कर दी, मन खत्म कर दिया, चेतना खत्म कर दी। अब किसका अध्ययन करेगा मनोविज्ञान? हमें नहीं पता है किसका अध्ययन करेगा। तो 1905 में, कब की बात कर रहा हूं, कितने साल हो गए? 15 वर्ष हो गए। 1905 में एक ब्रिटेन का मनोवैज्ञानिक था, विलियम मैकडूगल। कौन था? विलियम मैकडूगल, ब्रिटेन का मनोवैज्ञानिक था। इस विलियम मैकडूगल ने एक ट्वीट किया। इसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ... ट्वीट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इनकी गजब वाली बेइज्जती हुई थी। वो जैसे ही कमेंट सामने आया, ये विलियम वुंड, विलियम जेम्स, सलीब बॉयब सुबह सुबह ब्रिटेन पहुंच गए उसके घर। बोले निकल बाहर निकल। तो वो उठा ही नहीं था, रात को ज्यादा ले ली थी, आराम से सोया हुआ था, ट्वीट कर रहा था, उठा ही नहीं था। बोले बाहर आ। बोले क्या हुआ, कौन हो तुम? वो लट लिए खड़े हैं तैयार। वो वॉइब्स ऊपर से उछले। टीचर कहेगी तुझे शर्म नहीं आती क्या? बता कैसे होगा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, और तू बता, साबित कर अब का। उसने कहा रुको, मुंह तो धोने दो मुझे, क्या हो गया? बोले वाह क्या तूने क्या ट्वीट किया? बोले क्या ट्वीट किया? अच्छा। बोले ये, अरे तो सुनो, मैं पूरा नहीं लिख पाया, ज्यादा ले ली थी मैंने। बोले क्या लिखना था? बोले इसमें डॉट डॉट में ये लिखना था कि हो सकता है। भाई मनोविज्ञान तो है नहीं। कहा कि बोले ऐसा क्यों कहा? बोले वो सारे ही मीडिया वाले बहस कर रहे थे कि मनोविज्ञान किसका विषय होगा, किसका विषय। तो मुझे तो ऐसा लगा कि यार हो सकता नहीं होगा। कोई बात नहीं यार, गलती होगी यार, आई एम वेरी श्योर, दोबारा से नहीं होगा यार। चल मैं लिख देता हूं दोबारा, और क्या कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान नहीं। हाँ तो बोले कोई बात नहीं। हमें लगा कि कहीं ना कहीं तू ये कह दे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो चले गए। विलियम मैकडूगल अंदर गया, अंदर जाके अपने शिष्य को फोन किया। उसका शिष्य था विलियम वॉटसन, नाम सुना आपको? बहुत गजब का मनोवैज्ञानिक। वॉटसन को कहा कि यार वॉटसन तू जल्दी आ। बोले क्या हुआ गुरु? बोले वाह क्या यार, गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हुई? बोले वो मैंने रात को एक ट्वीट कर दिया था। बोले तो गुरु मैंने पहले ही कहा नहीं, या तो तुम ज्यादा मत लिया करो, ज्यादा ले तो रात को मोबाइल मत चलाया करो। आज तो आपने ट्वीट किया है, कल को पता नहीं आप क्या कर बैठेंगे, गड़बड़ हो सकता है ना। तो बोले अब बताओ क्या हो गया? बोले वाह कुछ नहीं, मैंने कह दिया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। तो बोले क्या दिक्कत है? हो सकता है ना, अध्ययन करेंगे हम। दोनों ने मिलकर ढंग से अध्ययन किया, और ढंग से अध्ययन किया 1913 में। कब की बात है? 1913 में विलियम वॉटसन ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके यह कहा कि मनोविज्ञान निश्चित और विशुद्ध रूप से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और किसी को यदि जरूरत है पूछने की तो मेरे पास आ जाना, मैं परिभाषा दे दूंगा। मुझे एक बात बताइए, 1913 में तय हो गया ना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन मानना तो यहीं से जाएगा ना, क्योंकि कैद तो इसी ने दिया था ना। इसका मतलब 1905 में ही ये मान लिया गया था ना कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। 1905 का मतलब कौन सी सदी है? कौन सी सदी है? 20वीं सदी। कौन सी सदी आ गई है? 20वीं सदी में मनोविज्ञान किसका अध्ययन बन जाता है? व्यवहार का अध्ययन बन जाता है। और व्यवहार का अध्ययन मानने वाले कौन थे? बताओ देखें। मैकडूगल, वॉटसन, और उसके बाद जितने भी व्यवहारवादी आए, जो लोग जुड़ते गए इनसे, स्किनर, हल, गुथरी, पावलोव, जितने भी लोग आए ना, वो सारे के सारे लोग क्या बताते गए कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद में 20वीं सदी में चलता रहा। 21वीं सदी आते आते, 21वीं सदी मतलब अभी 1990 के बाद की बात बता रहा हूं। 1990 के बाद मनोविज्ञान के व्यवहार में एक शब्द और जोड़ दिया गया। बोलिए व्यवहार केवल और केवल बाह्य व्यवहार नहीं है, मनोविज्ञान मानसिक व्यवहार भी है। तो मनोविज्ञान के व्यवहार के साथ में एक शब्द जोड़ा था कि ये मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। किसका करता है? मेंटल प्रोसेस का। और ये मेंटल प्रोसेस कौन सी सदी तक चल रहा है? 21वीं सदी तक। और मानने वाले बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, वर्तमान के आधुनिक के मनोवैज्ञानिक है।
आधुनिक के मनोवैज्ञानिक जैसे बांडुरा, एटकिंसन, हिलगार्ड, मेयर, सिसरेली, स्टोडार्ड, वेस्लर, इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक वर्तमान में इनमें से काफी कुछ जिंदा है, वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। उन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार के साथ मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी है। तो आज तक मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का। बताओ, सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसका अध्ययन करता था? उसके बाद मन, के बाद चेतना, के बाद किसका हो गया? व्यवहार का। आज तक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। समझ पा रहे हैं? यही हमने कहानी सुनाई थी, छोटी सी तो कहानी थी ना अपनी। 16वीं सदी से पहले नहीं था, 20वीं सदी तक किसका हो गया? व्यवहार का हो गया। लिखो, देखिए आगे की लाइनें लिखो। कहां तक लिख लिया आपने? चेतना के अध्ययन तक लिख लिया। नेक्स्ट लाइन, ये टिचनर तक लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो 20वीं सदी में 20वीं सदी में इसे मतलब मनोविज्ञान को है ना, 20वीं सदी में इसे व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में, 20वीं सदी में इसे व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में इसे व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिली। अब नीचे समर्थक लिख लो। समर्थक लिख लो नीचे। मैकडूगल, वाटसन, स्किनर, हल, गुथरी, पावलोव आदि। हाँ, क्या? मत करो, जितने आपको याद आ रहे हैं सबके नाम लिखते जाओ। वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, और भी बहुत सारे हम आगे और पढ़ेंगे ना। बस दुख यही है कि ये सारे के सारे विदेशी है, यूरोपियंस है, अपने यहाँ के नहीं है ना। कोई यूएसए का है, कोई यूरोप का है, इसलिए ये इनके थोड़े नाम उल्टे सीधे है। नाम अपने को याद मुश्किल से, कई लोगों ने तो पहली बार नाम सुने होंगे, है ना। नाम ऐसे लिखे हुए, अभी ये भारतीय होते ना तो ये नाम कितने सुंदर लगते, जैसे कोई कार्ड में लिखे होते ना, एक तरफ फूफा पक्ष, एक तरफ भुआ पक्ष, एक तरफ ये वर पक्ष, एक तरफ वधु पक्ष के नाम होते ना अलग अलग लोगों के, ऐसे नाम होते। काडू रामजीर, देवा रामजीर, बिंचा रामजीर, निम्बा रामजीर हाँ, दोला रामजीर, लेकिन ये नाम से ही नहीं है इनके। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट लाइन में लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, वर्तमान में मनोविज्ञान, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अध्ययन के रूप में जाना जाता है। हो गया? फिर लिखो, 5-7 लाइनें और लिखो। लिखो, विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना
विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में। विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, कोष्टक में लिखो वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कोष्टक बंद कर दो। फिर आगे लिख लो कोष्टक बंद करके में की स्थापना की है ना, हो गई। अच्छा लगे तो मुझे ये भी बता दो, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई है? कलकत्ता में खोली गई भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। किसके द्वारा? एन सेनगुप्त द्वारा खोली गई थी। किसके द्वारा खोली गई है? वेरी गुड, एन सेनगुप्त द्वारा। कहां पर खोली गई है? कब खोली गई है? ये 1915-16 में खोली गई है। कब खोली गई है? 1915-16 के आसपास खोली गई। अब कुछ लोग 15 बताते हैं इसको, कुछ लोग 16 बताते हैं, लेकिन ये 1915-16 हम लोग लिख लेंगे तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा। और एग्जामिनर हमसे इतना नहीं पूछेगा क्योंकि 1915 थी, 16 थी, दिसंबर थी, जनवरी थी। 1915-16 वाले सेशन में ऐसा कहते हैं कि प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, यूनिवर्सिटी में हो रही है। एन सेनगुप्त विलियम वुंट की प्रयोगशाला में पढ़ के आया था। एन सेनगुप्त लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उसकी प्रयोगशाला में रह के आया था, पढ़ के आया था। तो यहाँ आके उसने वैसी की वैसी प्रयोगशाला, जैसे आप यहाँ पढ़ के जाके और अपने गांव जाके वापस कोचिंग खोल देते ना उत्कर्ष जैसी की जैसी, बस वैसी की वैसी इसने किया था। लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1915-16 के आसपास, 1915-16 के आसपास कलकत्ता में एन सेनगुप्त ने की थी। कलकत्ता में एन सेनगुप्त ने की थी। कलकत्ता में एन सेनगुप्त ने की थी। हो गई स्थापना। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, मन की 3 अवस्थाएं होती है। मन की 3 अवस्थाएं होती है। मन की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 लिखो चेतन मन। चेतन मन, चेतन मन कितना होता है? डेस लगा के लिख लो 10%। दूसरा लिख लो अचेतन मन, नहीं, अचेतन मन कितना? 90%। और अर्धचेतन मन, अचेतन मन लास्ट में लिख लो अचेतन मन, है ना। बस इतना लिख के छोड़ दो, ये मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा। सिगमंड फ्राइड का हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे पूरा था, बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे इन पर।
अभी तो हमने केवल और केवल एक झांकी के रूप में देखा है कि चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है, अचेतन। उसके उस समय आपके अचेतन को खोल खोल के देखा जाएगा, किसके अचेतन में क्या चल रहा है, किसका अचेतन में ज्यादा दुखदायी कारक है और किसके ज्यादा सुखदायी कारक है, किसके अचेतन में ज्यादा इच्छाएं दमित है और किसके अचेतन में कम इच्छाएं हैं। पढ़ेंगे इसको ना, लिखेंगे हम। अभी अभी तो केवल अपने ध्यान में ये रहे कि भाई ये अवस्थाएं हैं। लिखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो। लिखो 1890 में मनोविज्ञान की चेतना के विषय के रूप में, मनोविज्ञान की चेतना के अध्ययन के रूप में 1890 में मनोविज्ञान की चेतना के अध्ययन के रूप में आलोचनाएं शुरू हो गई थी। चेतना के अध्ययन के रूप में आलोचनाएं शुरू हो गई थी, आलोचनाएं शुरू हो गई थी। अतः 1905 तक, अतः 1905 तक कितने साल हो गए? 11 साल तो चेतना का विज्ञान रहा है और 15 साल किसी का भी विज्ञान नहीं रहा। तो कोष्टक में लिखो 15 वर्ष, यही कोष्टक में लिखो 15 वर्ष। अतः आपने लिखा है अतः 1905 तक, कोष्टक में लिखा है 15 वर्ष। मनोविज्ञान अपना कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया, मनोविज्ञान अपना कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया, अपना कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया। कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया। इस काल को मनोविज्ञान के इतिहास का बंजर काल कहते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास का बंजर काल, बंजर वही होता है जिसमें कुछ भी उत्पादित न हो, बंजर भूमि वो होती है। अतः इसे क्या लिखा है? इस काल को मनोविज्ञान के इतिहास का बंजर काल कहते हैं। बंजर काल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो अलग से। लिखो, सिगमंड फ्राइड ने निम्न दो आधारों पर, सिगमंड फ्राइड ने निम्न दो आधारों पर सिगमंड फ्राइड ने निम्न दो आधारों पर सिगमंड फ्राइड ने निम्न दो आधारों पर मनोविज्ञान की मनोविज्ञान, अब मान लो मैं खालिस्तान छुड़वा के आगे लिखवा दूं की थी, तो आप अपने आप लिख लेंगे ना? नहीं लिखेंगे? मैं लिखवा नहीं सकता रे यार, हैं? मैं ऐसी बातें नहीं लिखवा सकता क्योंकि जो बातें तेसी हो। लिख लो रे तुम, लिख लो। नहीं समझेंगे ना? क्या लिखा था? मनोविज्ञान की चेतना के अध्ययन के रूप में सिगमंड फ्राइड ने निम्न दो आधारों पर मनोविज्ञान की चेतना के अध्ययन के रूप में
अध्ययन के रूप में आलोचना की, आलोचना की, आलोचना की। ठीक है, नंबर 1 लिखो, 2 आधार लिखने हैं ना। नंबर 1 लिखो, छोटे बच्चों, छोटे बच्चों, जानवरों एवं पागल व्यक्तियों, छोटे बच्चों, जानवरों एवं पागल व्यक्तियों, छोटे बच्चों, जानवरों एवं पागल व्यक्तियों के चेतन का अध्ययन, पागल व्यक्तियों के चेतन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, के चेतन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर लिखो, चेतन मन मात्र 10% होता है, चेतन मन मात्र 10% होता है। अच्छा, मैकडूगल ने किताबें भी तो लिखी थी ना, लिख लो मैकडूगल की पुस्तकें। मैकडूगल ने एक किताब लिखी है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। ध्यान ये रखना, यही वो किताब है जिसमें इसने व्यवहार को परिभाषित किया है, व्यवहार शब्द को परिभाषित किया, व्यवहार शब्द को परिभाषित किया। इसकी एक दूसरी किताब और लिखना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी का हिंदी अनुवाद होता है मनोविज्ञान की रूपरेखा। और ये वो पहली किताब है जिसमें इसने मनोविज्ञान की चेतना के रूप में धज्जियां उड़ाई है, चेतना शब्द की आलोचना की, आलोचना की। ये 2 किताब लिख लेना, उसके बाद चाय पानी पीना, फिर वापस आना।